today's class we are going to start with a new cell organelle and that is the plastid. हम इसमें किसकी बात करने वाले हैं? प्लास्टिड की बात करेंगे. जनरली प्लास्टिड जो है कहाँ मिलता है? अगर हम लोकेशन की बात करें तो दे आर फाउंड इन प्लांट्स. कहाँ देखने को मिलेगा आपको? प्लांट में. और कुछ ऐसे प्रोटिस्टा है बच्चों जिसके अंदर भी आपको प्लास्टिड देखने को मिलेंगे और यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया यूग्लिना. सो plastid they are found in specifically in plants, but there are few protists like euglena in which you will going to see the plastid and they may be colorless. दो अलग अलग टाइप है, या तो plastid colorless होता है या फिर वो colored होता है. ठीक है, दोनों के एग्जांपल यहाँ दिए हैं. अगर colorless है तो उसको ल्यूकोप्लास्टिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड. और अगर colored है तो उसको क्रोमोप्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. दो अलग अलग नाम है. तो इस हिसाब से प्लास्टिड की यहाँ पर तीन टाइप्स हो गए: ल्यूकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, ये जो टर्म है प्लास्टिड वो सबसे पहले दिए इसने था हैकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. और अगर हम डायमीटर की बात करें प्लास्टिड की तो वो 4 to 6 माइक्रोमीटर में वेरी करता है. डायमीटर ऑफ द प्लास्टिड वेरीज फ्रॉम द 4 माइक्रोमीटर टू द 6 माइक्रोमीटर एंड द वेरिएशन इन साइज इज ड्यू टू द वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. जो लाइट की इंटेंसिटी अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा. राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स. प्लास्टिड जो है उसके तीन अलग अलग टाइप है. सो इट्स डिपेंडिंग और आई कैन से ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट. पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड के तीन टाइप है: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. नोट करिएगा तीन टाइप से किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स. नंबर 1 इज ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 इज क्लोरोप्लास्ट. ऑल द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द प्रोटोप्लास्टिड. अब कहाँ से बनेंगे भाई? ये जो तीनों प्लास्टिड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ल्यूकोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट हो या क्लोरोप्लास्ट हो, कहाँ से आते हैं? ओरिजिन की बात करें तो ऑल द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर अराइजेस फ्रॉम द प्रोटोप्लास्टिड दैट इज अ सेक लाइक नॉन लेमेलियर स्ट्रक्चर. ये क्या है? एक सेक जैसा दिखने वाला नॉन लेमेलियर स्ट्रक्चर है. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स में ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर वन. एक टाइप में से वो दूसरे टाइप में, सिंगल वन फॉर्म जो है उसमें से वो दूसरे फॉर्म में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. बट क्रोमोप्लास्ट जो यहाँ पर है दे विल नेवर ट्रांसफॉर्म टू क्लोरोप्लास्ट. इस स्टेटमेंट को आप नोट करिएगा. स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स में ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर वन. बट यहाँ एक्सेप्शन है कि क्रोमोप्लास्ट जो है इट विल नेवर ट्रांसफॉर्म टू द क्लोरोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो है वो ट्रांसफॉर किसी और में नहीं होगा. ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर अलग अलग बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की. ल्यूकोप्लास्ट और आई कैन से ल्यूकोप्लास्टिड्स. सो ल्यूकोप्लास्ट जनरली दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ऐसे पार्ट जो अंडरग्राउंड है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बात करना चाहूँ तो अंडरग्राउंड पार्ट्स कौन से हैं? हमने मॉडिफिकेशन में भी देखे थे. रूट से जनरली आते हैं. याद करिए चैप्टर नंबर 5 जहां मैंने आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी. राइट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहां पर हमने स्टेम का मॉडिफिकेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन एंड रूट्स का मॉडिफिकेशन और उसका डिटेल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था. मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी, ऐसे 2 चैप्टर हमने डिस्कस किए. तो यहाँ जो ल्यूकोप्लास्ट है वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनल पार्ट्स ऑफ हर्बेसियस स्टेम. हर्बेसियस स्टेम होते हैं उसके इंटरनल जो पार्ट्स है स्टेम के, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट डीप टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स वेयर सनलाइट इज नॉट अवेलेबल. तो ये दोनों जो 3 यहाँ पर लोकेशन है वो तीनों ऐसा लोकेशन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग चला के सोचोगे तो यहाँ तीनों लोकेशन पे आपको सनलाइट नहीं मिलेगी. द फर्स्ट वन इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज द रूट. नेक्स्ट इंटरनल पार्ट्स ऑफ द हर्बेसियस स्टेम, हर्बेसियस स्टेम के अंदर का पार्ट. एंड द लास्ट डीप टिश्यूज ऑफ द प्लांट, प्लांट के एकदम डीप में आए गए टिश्यूज. तीनों लोकेशन ऐसे हैं बच्चों जहां पर सनलाइट अवेलेबल नहीं है. तो इसको यहाँ पर लोकेशन में क्या मिलता है हमें? ल्यूकोप्लास्ट और आई कैन से ल्यूकोप्लास्टिड. इट इज डिवॉइड ऑफ द पिगमेंट्स एंड इंटरनल लेमेलर स्ट्रक्चर. क्या है यहाँ पर?
डिवोइड, किससे डिवोइड है? इट्स डिवोइड ऑफ द पिगमेंट्स एंड इंटरनल लेमिनियल स्ट्रक्चर। द ल्यूकोप्लास्ट यूजुअली हैव द स्टोरेज फंक्शन, ये उसका फंक्शन आ गया। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें, टू द वेरी बी स्पेसिफिक, स्टोरेज क्या है स्पेसिफिकली उसका फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन उसका स्पेसिफिक फंक्शन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फूड दे स्टोर। अगर उसके अकॉर्डिंग हम जाएं, वो जिस टाइप का फूड स्टोर करता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट मे बी कॉल्ड एज अमाइलोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को मैं क्या कह सकता हूं? अमाइलोप्लास्ट। एक आ गया, क्यों? स्टार्च स्टोरेज। तो अगर ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करता है तो उसको मैं अमाइलोप्लास्ट क्या कह सकता हूं? अमाइलोप्लास्ट। एग्जाम्पल पे दौर पे आप लिख सकते हैं पोटेटो ट्यूबर। एग्जाम्पल यहां पर क्या है? पोटेटो, वीट एंड राइस ग्रेन। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और आता है एलोरोप्लास्ट, दूसरा है एलोरोप्लास्ट, यानी कि स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का स्टोरेज। एग्जाम्पल में आप लिखिए मेज। एंड द लास्ट इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट मतलब कि स्टोरेज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स और आई कैन से फैट्स, फैट का स्टोरेज करना। एग्जाम्पल इज एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ द केस्टर सीड्स। केस्टर सीड जो होते हैं, केस्टर सीड जो होते हैं, राइट, उसके अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें सेल्स की, तो वहां पर आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स यानी कि फैट्स देखने को मिलेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फूड स्टोरेज दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करता है, एलोरोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करता है, एंड इलायोप्लास्ट जो ऑयल ड्रॉपलेट्स और फैट स्टोर करता है। सभी का एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ ही हम बात करेंगे। इसके बाद हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट। सो स्पेसिफिकली द कलर ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, अगर हम बात करें कलर ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड आल्गी। अगर हम बात करें फ्लावर के कलर की, फ्रूट के कलर की और आल्गी के कलर की, तो दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। पूरे पौधे को फ्लावर नहीं, सॉरी कलर नहीं देना है। कलर यहां पर किसको बात कर रहे हैं हम? सिर्फ फ्लावर्स की, फ्रूट्स की और आल्गी की। तो ये कलर जो है दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, राइट। व्हाइल क्रोमोप्लास्ट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट के पास आपको अलग अलग टाइप की क्या देखने को मिलेंगे? पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स यहां पर मेंशन किए हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। कुछ एग्जांपल यहां मेंशन किए हैं, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स, right? Now in flowers these plastids help in the pollination। भाई pollination में हेल्प करते हैं, pollination में हेल्प करते हैं किस तरीके से? आप अगर हम बात करें तो आप देखिए एक फ्लावर के कलर को देखिए, उसके सेपल्स, पेटल्स देखिए, अच्छे खासे कलरफुल दिखेंगे। तो ये अच्छा सा कलर क्यों चाहिए उसको? फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। वो इंसेक्ट और बर्ड्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं और उसकी वजह से उसके एंथर्स जो है वो स्पेसिफिकली पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस हो गए मेल जर्म सेल, वो कहाँ जाएगा? ट्रांसफर होकर फीमेल एक सेल के पास जाएगा फ्यूज होने के लिए, वहां हेल्प करेंगे इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। तो ये प्रोसेस क्या है? पोलिनेशन। सो पोलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपली डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। क्लियर हो गया? पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। पोलिनेशन दो अलग अलग टाइप के होते हैं बच्चे, एक जो होता है उसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन यानी कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट है, सेम फ्लावर में एंथर के जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से निकलकर स्टिग्मा के ऊपर अटैच होते हैं, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन। अगर ये दोनों अलग अलग फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर भी सेपरेट और फीमेल भी सेपरेट, और दोनों अलग अलग प्लांट में होते हैं, दो सेपरेट प्लांट में होते हैं, और फिर वहां पर पोलिनेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन, राइट। तो पोलिनेशन के लिए हमें फ्लावर का जो कलर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अट्रैक्शन के लिए, और ये कलर उसको क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि प्लास्टिड जो है पोलिनेशन में हेल्प करता है। एंड इन फ्रूट्स दिस प्लास्टिड हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड, सीड को डिस्पर्स करने के लिए, बिकॉज डिफरेंट कलर्स अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड बर्ड्स। डिस्पर्सन ऑफ सीड्स की अगर हम बात करें तो कैसे होता है भाई? एक फ्रूट्स बहुत ही अच्छा कलरफुल दिख रहा है, तो उसको खाने के लिए इंसेक्ट या फिर बर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, आएंगे, खाएंगे, राइट। और वो जो सीड है वो तो अनडाइजेस्टेड है, डाइजेस्ट नहीं होंगे, राइट।
तो वो कहीं ना कहीं डिस्पर्स होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट, तो उसमें भी हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रेड पिगमेंट की बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के पास एक रेड पिगमेंट है जिसका नाम है लाइकोपिन, राइट, क्या नाम है, लाइकोपिन। सो दिस रेड पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट इज लाइकोपिन गिव्स द रेड कलर टू रेड चिलीज। आपने देखा लाल मिर्ची, उसको रेड कलर कहाँ से मिलता है, नोट करिएगा, रेड चिलीज को रेड कलर एक पिगमेंट से मिलता है, वो पिगमेंट का नाम है लाइकोपिन। एंड रेड टोमेटोज, और दूसरे हैं रेड टोमेटोज। भाई जो इतने मस्त लाल लाल टोमेटोज दिखते हैं, रेड चिलीज दिखती है, तो उसको वो कलर लाइकोपिन की वजह से मिलता है। दैट इज अ टाइप ऑफ रेड पिगमेंट ऑफ क्रोमोप्लास्ट। लाइकोपिन इज अ टाइप ऑफ कैरोटीन, एक टाइप है कैरोटीन का। अगला कलर है येलोइश, उसकी हम बात करें, ऑरेंज कलर ऑफ द फ्रूट्स आर ड्यू टू अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन। तीन अलग अलग कैरोटीन है, अल्फा, बीटा एंड गामा। इनकी वजह से एक स्पेसिफिक फ्रूट को ऑरेंज कलर मिलता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन जो है दैट इज द प्रिकर्सर फॉर द विटामिन ए। बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का प्रिकर्सर है, एंड कैरट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन। ठीक है, अगर हमें विटामिन ए चाहिए तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें बीटा कैरोटीन खाना चाहिए, और बीटा कैरोटीन हमें कहाँ से मिलता है, कैरट से। क्लियर हो गया? सो दिस इज क्रोमोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा डिटेल में आपको जो स्ट्रक्चर पढ़ना है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। वैज्ञानिक का नाम लिखिए स्किम्पर, 1983 की बात है। स्किम्पर कॉल्ड ग्रीन प्लास्टिड्स द क्लोरोप्लास्टिड। क्या बोला उसने भाई, जो ग्रीन प्लास्टिड थे बच्चों, उसको उन्होंने नाम दिया क्लोरोप्लास्टिड, एंड द टर्म दैट इज क्लोरोप्लास्ट that is first time used by Herrera. The term chloroplast was proposed by Herrera. In plants, the chloroplast are the largest organelle of the cell. आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल क्या है, प्लांट सेल में, तो आपका आंसर होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट। क्या होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट। So in the plants, chloroplasts generally they are the largest organelles, and majority of the chloroplasts are of the green plants. कहाँ पर मिलते हैं, ग्रीन प्लांट के अंदर अगर हम बात करें, मेजोरिटीली ग्रीन प्लांट के मेसोफिल सेल्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्लोरोफिल मिलते हैं, और ये मेसोफिल सेल्स आपको लीव्स में मिलेंगे। सो लोकेशन की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। लीव्स के मेसोफिल सेल्स के अंदर मिलेंगे। अब देखिए, लीव्स आपको जनरली ज्यादातर ग्रीन कलर के देखने को मिलते हैं, राइट। दिस आर जनरली लेंस शेप्ड। शेप क्या है इसका, लेंस शेप है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवल, स्पेरिकल, डिस्कोइड और इवन समटाइम्स रिबन लाइक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, व्हिच इज हैविंग वेरिएबल लेंथ। किस टाइप की लेंथ हो सकती है, लेंथ की बात करें तो 5 to 10 मिलीमीटर, एंड विड्थ की बात करें तो 2 to 4 मिलीमीटर, राइट। नंबर की बात करते हैं, सो देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल। 1 पर सेल, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है क्लेमिडोमोनास, जिसके पास एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अगर हम ग्रीन आल्गी की बात करें तो वहां आपको 20 to 40 पर सेल देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 20 to 40 पर सेल इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द हायर प्लांट्स। यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। देखिए किस तरह की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये 2 मेम्ब्रेन उसके पास होगी, एक है इनर मेम्ब्रेन, एक है आउटर मेम्ब्रेन। एक क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन, सेकंड वन विद द आउटर मेम्ब्रेन। इनर एंड आउटर, अपार्ट फ्रॉम दैट जो अंदर आपको जेली लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा उसको कहेंगे हम स्ट्रोमा। उसके अंदर आपको डिफरेंट थाइलेकोइड्स, स्टॉक ऑफ कॉइन जैसा मिलेगा आपको स्ट्रक्चर। ग्रेनम बना हुआ है पूरा का पूरा, इंडिविजुअल को हम ग्रेनम कहते हैं। तो ग्रेनम एक के ऊपर एक आ जाएगी, थाइलेकोइड की स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे फ्रेड्स और आई कैन से लेमेना के नाम से। क्लियर है? क्या लिखा है, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। 2 मेम्ब्रेन वाला है, जैसे मैंने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इट विल पोसेस इंटीग्रल प्रोटीन्स, और उसका नाम है पोरिन्स, which makes the membrane permeable to the soluble molecules of, जिसका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा है। नोट करिएगा,
आउटर मेम्ब्रेन के पास पोरिन्स नाम का एक प्रोटीन है जो एक मूवमेंट पॉसिबल करता है उन प्रोटीनों के लिए बच्चों, या उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिसका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा है, जिसका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा है। द इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली इम्परमिएबल, अंदर की मेम्ब्रेन जो है रिलेटिवली इम्परमिएबल है। ईच क्लोरोप्लास्ट इज हैविंग टू डिफरेंट पार्ट, वन इज ग्रेना एंड सेकंड इज स्ट्रोमा, राइट, दो अलग अलग है। ईच क्लोरोप्लास्ट हैज टू पार्ट्स, वन इज ग्रेना एंड सेकंड वन विल बी स्ट्रोमा। सी यहाँ आप देख सकते हैं, दिस विल बी द स्ट्रोमा जो लिक्विड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर आपको जो स्टॉक दिख रहा है जिसमें इंडिविजुअल हम बात करें तो हो जाएगा ग्रेना। उन दोनों की बात करते हैं, स्ट्रोमा की और ग्रेना की। तो भाई जो स्ट्रोमा होता है दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज द एंजाइमेटिक पार्ट, आई कैन से सिंपली इट इज द एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्यों? वहाँ एंजाइम प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें तो उसके पास प्रोटीन्स हैं, डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स हैं, एंड कुछ अमाउंट में एंजाइम भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एंजाइम भी प्रेजेंट है। सी यहाँ देखिए, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में ये पढ़ा था कि भाई वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है क्योंकि उसके पास प्रोटीन, राइबोसोम, एंजाइम्स, डीएनए खुद है, सारी चीजें उसके पास प्रेजेंट है जो एक सेंट्रल डोग्मा रन करने के लिए चाहिए। एक प्रोटीन बनाना है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ करनी है, तो सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए का रेप्लिकेशन डीएनए में, राइट। फिर होता है डीएनए से एमआरएनए, और उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यही एमआरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, और प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। यहाँ आपको दो इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ेगी, एक राइबोसोम और एक एंजाइम। तो देखिए सेल के अलावा यहाँ पर इस सेल ऑर्गेनल के पास भी ये सारी चीजें प्रेजेंट है, प्लास्टिड के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा प्लास्टिड भी एक ऐसा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है जो इंडिविजुअल प्रोटीन का अपने आप जो रिक्वायरमेंट प्रोटीन है उसका क्या कर सकता है? सिंथेसिस कर सकता है। तो सेम इस टाइप का नीट में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन या ऐसा कौन सा ऑर्गेनल प्रेजेंट है प्लांट के पास जिसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी है, या फिर उसके पास डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, राइबोसोम है? द आंसर विल बी प्लास्टिड। ठीक है। डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की बात करें भाई, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, वन इज लाइट रिएक्शन, सेकंड इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यानी कि जिसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और डार्क रिएक्शन जिसके सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। एक चीज दिमाग में डालिएगा, फोटोसिंथेसिस हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। भाई लाइट रिएक्शन दिन में होती है और डार्क रिएक्शन रात में होती है क्योंकि वो अंधेरे की रिएक्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों रिएक्शन, डार्क रिएक्शन इवन लाइट रिएक्शन, दोनों पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी डार्क रिएक्शन यूज करती है फर्दर प्रोसेस के लिए, और डार्क रिएक्शन जो है उसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बस उसी की वजह से उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो फोटोसिंथेसिस का ये जो दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन, ये कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। नेक्स्ट ग्रेना की बात करते हैं। स्पेसिफिक आपको सेवरल डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलेंगे जो एक स्टॉक ऑफ कॉइन के फॉर्म में अरेंज होंगे। स्टॉक ऑफ कॉइन्स जिसको हम कह सकते हैं कि थप्पियां सिक्कों की, एक सिक्के के ऊपर दूसरा रख दीजिए, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, दूसरे के ऊपर तीसरा, और एक स्टॉक जो बनेगा, राइट, उसको क्या कहते हैं? ग्रेना। सो इन क्लोरोप्लास्ट सेवरल मेम्ब्रेन्स दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स ऑफ द कॉइन्स। करीबन 20 to 50 मेम्ब्रेनस सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनाते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज थाइलेकोइड्स। थप्पी पूरी बन गई तो इसको क्या कहते हैं हम? थाइलेकोइड्स। एंड दिस थाइलेकोइड्स आर स्टॉक्ड वन अबव द वन, जिसको हम आगे जाके उस पूरा जो स्ट्रक्चर बना उसको क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। See, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बना हुआ उसको क्या कहते हैं? ग्रेना। इंडिविजुअल को आपको क्या कहेंगे? थाइलेकोइड कहेंगे। इंडिविजुअल आप क्या कहेंगे? थाइलेकोइड। तो 1 2 3 4 ऐसे एक के ऊपर एक अगर अरेंज हो जाते हैं तो वो अरेंजमेंट जो पूरी थप्पी की हुई है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। क्लियर हो गया? देयर आर 40 to 100 ग्रेना इन वन क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट में ये वेरी करते हैं, दैट इज फ्रॉम 40 to 100, 40 से लेकर 100 ग्राम तक जाते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अगर हम बात करें क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से इन ग्रेनम लेमेला, अगर हम बात करें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन ग्रेनम लेमेला द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रेनम। यहाँ क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा। समझ में आ रही बात की नहीं?
दो रिएक्शन है, वन इज लाइट रिएक्शन, सेकेंड इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में हो रही है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन ग्रेना में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर्म्स फोटोसिंथेटिक यूनिट, जिसको हम क्वांटासोम्स कहते हैं। क्वांटासोम्स क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जहां पर पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होने वाली है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम्स कहते हैं। और ये हर एक क्वांटासोम के अंदर करीबन 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नोट करिएगा, ईच क्वांटासोम्स कंटेन 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। और एक क्वांटासोम की डिस्कवरी करने वाले दो साइंटिस्ट, जिसका नाम है पार्क एंड बिगिंस। एक का नाम है पार्क, दूसरे का नाम है बिगिंस, राइट। द ग्रेनल थाइलेकोइड्स प्रोड्यूसेस 4 to 8 प्रोजेक्शन। ग्रेनल थाइलेकोइड की बात करें तो कितने प्रोजेक्शन दे रहे हैं? 4 to 8 प्रोजेक्शन फ्रॉम देयर मार्जिन, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स, और फ्रेट चैनल भी हम कह सकते हैं, राइट। दिस फ्रेट चैनल्स दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो फ्रेट चैनल्स बन रहे हैं, स्ट्रोमा थाइलेकोइड बन रहे हैं ना बच्चों, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, राइट। आगे जाके एक साइंटिस्ट का नाम आ रहा है वेयर, स्पेसिफिकली इसने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेना विद इंटरकनेक्टिंग फ्रेट सिस्टम। ऐसा ग्रेने का कॉन्सेप्ट जहां पर फ्रेट सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टिंग है। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसने दिया? वेयर। क्लियर हो गया? थोड़ा कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको ले चलूं, यहाँ पर सी शेप्स, साइज एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी फ्रॉम द स्पीसीज टू स्पीसीज। जैसे मैंने बताया भाई, एक स्पीसीज से आप दूसरी स्पीसीज में जाएंगे तो ये जो साइज शेप है ये वेरी करता है, राइट। शेप किस टाइप के होते हैं? कप शेप भी हो सकता है, ग्रिडल शेप भी हो सकता है, इसका स्टार शेप भी हो सकता है बच्चों, स्पाइरल शेप भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, एज वेल एज डिस्कोइड भी होता है। नेट लाइक भी हम कह सकते हैं, जो हमारा रेटिकुलेट होता है उसको। एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप हर एक शेप के साथ एग्जाम्पल जरूर मेंशन करें। एग्जाम्पल के बिना हम किसी चीज़ का कंप्लीट आंसर नहीं दे सकते। मेजरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है वहाँ पर एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं। कप शेप की बात करें तो भाई, कप शेप किसमें होता है? एग्जाम्पल दिया है क्लोरेला एंड क्लैमिडोमोनास। ग्रिडल शेप की बात करें तो यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल बनता है। स्टार शेप या स्टेलेट कहें तो एग्जाम्पल बनता है जाइगेमा। स्पाइरल की बात करें या स्क्लेरिफॉर्म की बात करें तो एग्जाम्पल बनता है स्पाइरोकाइरा। रेटिकुलेट और नेट लाइक की बात करें तो एग्जाम्पल बनता है क्लेडोफोरा और ओडिगोमिया। और डिस्कोइड की बात करूं तो वुचेरिया इसका एग्जाम्पल बनता है, ठीक है। हायर प्लांट की थोड़ी बात ले लेते हैं। इन हायर प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट में बी ओवोइड, स्पेरोइड और डिस्क शेप। तीनों में से कोई भी हो सकता है। डिस्कोइड भी हो सकता है, स्पेरिकल भी हो सकता है, ओवोइड भी होता है, बट मोस्टली जो है लेंस शेप का होता है। 3 शेप है हायर प्लांट में, ओवोइड, स्पेरोइड या फिर डिस्क शेप, लेकिन मोस्टली जो होता है वो है लेंस शेप। साइज की अगर हम बात करें तो जनरली 4 to 8 माइक्रोन से वेरी करती है। 4 माइक्रोन से लेकर 8 माइक्रोन तक ये साइज जो है वेरी करती है। इन शेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो शेडिंग प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जिसको हम स्कायोफाइट्स कहते हैं। ओवर हियर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं दे आर द लार्जर वन, जबकि लाइट प्लांट जो होते हैं जैसे कि हेलिकोफाइट्स उसको हम बोलते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं स्मॉल होते हैं। ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे प्लांट जो शेड प्लांट होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट लार्जर होते हैं, और ऐसे प्लांट जो लाइट प्लांट है उसमें क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर होते हैं, ठीक है। नंबर की बात करते हैं, द नंबर ऑफ प्लास्टिड इज ऑल्सो वेरिएबल। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, एक जगह दूसरी जगह जाएंगे हम, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएंगे, वो वेरी करते हैं। सिंगल क्लोरोप्लास्ट दैट इज ऑल्सो फाउंड, बट मेनी आल्गी में। यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए, क्लेमेडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला। इसके बाद सिर्फ एक सेल में एक ही आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। 2 क्लोरोप्लास्ट की बात आती है तो जाइग्नेमा आप दीजिए एग्जाम्पल, जिसमें 2 क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 14, 2 to 14 की बात करें तो एग्जाम्पल दीजिए स्पाइरोकाइरा। अगर हायर प्लांट की बात करें तो वहां पर आते हैं 20 to 40। कितने आते हैं? 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। क्लियर? क्वांटासोम जो होती है इसकी हमने बात की, तो यहाँ अगर हम बैक्टीरिया के अंदर बात करें
So the contasomes of bacteria is having only 50 chlorophylls per molecule. कितने? सिर्फ 50 क्लोरोफिल मोलिक्यूल है कॉन्टासोम्स में, बैक्टीरिया के कॉन्टासोम, राइट। स्ट्रोमा की बात करते हैं। स्ट्रोमा कंटेन्स ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टोग्लोब्यूलाई कहते हैं, दैट इज गोइंग टू स्टोर व्हाट? लिपिड्स। स्ट्रोमा के पास ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स है जो लिपिड को स्टोर करती है, उसको कहते हैं प्लास्टोग्लोब्यूलाई। जेनेटिक सिस्टम की बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो उसको कहते हैं प्लास्टिडोम। जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज प्लास्टिडोम। डीएनए इज यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसको हम सीटी डीएनए कहते हैं। सीटी मतलब सीटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्लास्टिडियल डीएनए। ये सेल का डीएनए नहीं है बच्चों, इतना याद रखिएगा। ये किसका डीएनए? प्लास्टिड का। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने कहा था एम्प्टी डीएनए, इनकी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। यहाँ कह रहे सीटी डीएनए या फिर प्लास्टिडियल डीएनए। नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब बात करते हैं पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट की बात करते हैं तो करीबन 6 पिगमेंट्स है। नंबर 1 क्लोरोफिल, नंबर 1 इज क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोफिल में आपको देखने को मिलेंगे 5 टाइप्स। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, इवन क्लोरोफिल ई। ठीक है, उसमें पहले जो 4 है क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी, जो मेजरली आपको स्टडी किए गए हैं और अवेलेबल है, तो उसके अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, केमिकल फॉर्मूला की बात करें, तो क्लोरोफिल ए बी सी डी में कार्बन के नंबर 55 कॉमन रहते हैं, लेकिन यहाँ डी में वो कार्बन नंबर 54 हो जाते हैं। ए बी सी में कितने हैं? 55, डी में है 54। सभी में Mg प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, राइट। और अगर हम बात करें N की वैल्यू, तो वो होती है 4। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है क्लोरोफिल का है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वेरी कर रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए का बनता है C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी का बनता है C55H70O6N4Mg। क्लोरोफिल सी का बनता है C55H32O5N4Mg। क्लोरोफिल डी का क्या बना? C54H70O6N4Mg। क्लियर? क्लोरोफिल ई अभी तक नहीं आइडेंटिफाइड है। उसके अलावा केरोटीन और जेंथोफिल नाम के पिगमेंट्स हैं, जो दोनों के दोनों केरोटिनोइड्स हैं। क्लियर? तो ये सारे क्या है? पिगमेंट्स है क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है, फंक्शंस की बात लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द फूड। फूड के बायोसिंथेसिस की हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। स्टॉप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से तो एक ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाता है, राइट। तो ये क्या हो गया? बायोसिंथेसिस ऑफ द फूड। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2 इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की जो एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स है, उसके बैलेंस को मेंटेन करने का काम भी करता है। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या कंप्लीट किया है? क्लोरोप्लास्ट। बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। यहाँ क्लोरोफिल जो है ABCD, उसके स्ट्रक्चर की जो फॉर्मूलाज है उसको भी आप याद रखने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? गुड, वेरी गुड। सो द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। जनरली आप सबने पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा है, जब पढ़ रहे थे तब ऐसा आता था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस, राइट। क्यों कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री थोड़ी देख लेते हैं। तो हिस्ट्री है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिसने सबसे फर्स्ट पहली बार डिस्क्राइब किया था मसल माइटोकॉन्ड्रिया को इंसेक्ट के अंदर, राइट, उसका नाम है कोलिकर। 1850 कोलिकर इन 1850 was the first to describe muscle mitochondria of insects as sarcosomes। क्या नाम दिया उसने? कि भाई ये सार्कोसोम्स है। ठीक है, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए दैट इज अल्टमैन 1886 में, उसने इस स्ट्रक्चर को बायोप्लास्ट के नाम से डिस्क्राइब किया, राइट। और सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियन नाम का जो वर्ड है वो यूज करने वाला आया बेंडा 1897। ठीक है, पेंडा नहीं है, ये बेंडा है, राइट। इट वाज बेंडा इन 1897 वुड इंट्रोड्यूस द टर्म माइटोकॉन्ड्रियन टू डेजिग्नेट थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स। उसके बाद माइकलिस नाम के साइंटिस्ट ने 1900 के आसपास ही फाउंड दैट दे कुड बी स्टेन्ड बाय Janus green blue।
ये एक स्टेन का नाम है, डाई है जानस ग्रीन ब्लू, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करके आप देख सकते हो, कलरफुल करके देख सकते हो। तो ये बेसिक हिस्ट्री है। कोलिकर ने सबसे पहले मसल माइटोकॉन्ड्रिया को इंसेक्ट में आइडेंटिफाई किया, उसने नाम दिया सार्कोसोम। फर्दर अल्टमैन ने इस सार्कोसोम को बायोप्लास्ट कहा, और बेंडा उसने बायोप्लास्ट को क्या नाम दिया, एक्चुअल नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रियन। माइकलिस ने बताया कि जेनस ग्रीन ब्लू नाम के एक डाई या स्टेन से आप माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन कर सकते हो और देख सकते हो। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई उसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? बिकॉज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा एनर्जी पावर जो सेल को रिक्वायर्ड है वो बनाता है। दे आर लार्ज साइज्ड है, राउंडेड, और आई कैन से रोड लाइक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब भाई पावर हाउस है तो अगर हम बात करें एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके दो अलग अलग पाथवे से एनर्जी बना सकता है। एक पाथवे एरोबिक जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दूसरा पाथवे अनएरोबिक जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अगर ऑक्सीजन यूज नहीं करता है तो दो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, या तो मसल सेल हमारे जो बॉडी के होते हैं वो, या ईस्ट सेल, जो ये दो ही ऐसी जगह है जहां पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमें यील्ड कितनी मिलेगी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलेगी। लेकिन हम अगर बात करें जहां ऑक्सीजन अवेलेबल है, एरोबिक कंडीशन, भाई ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक कंडीशन में ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके अप्रोक्सीमेटली 36 या फिर 38 एनर्जी बनाता है, एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। ये काफी बड़ा डिजिट है अनएरोबिक के मुकाबले। कहाँ 2 एटीपी, कहाँ 36 या 38 एटीपी। तो आप देखिए इतना बड़ा अमाउंट अगर वो बना रहा है तो वो क्या है, पावर हाउस। इसलिए उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स साइनली इन द ग्रुप्स, राइट। सिंगलली भी आपको मतलब एकलौता भी देखने को मिलेगा और ग्रुप में भी देखने को मिलेगा। उसकी साइज और शेप की अगर हम बात करें तो वेरी करती है, दैट इज फ्रॉम 0.5 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन। दे आर वेरी फ्रॉम द सेल टू सेल डिपेंडिंग ऑन दी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर वो डिपेंड करता है। एक सेल से दूसरे सेल में आप जाओगे तो इसके नंबर वेरी करता है, राइट। टोटल माइटोकॉन्ड्रिया अगर पूरा कंटेंट की मैं बात करूं तो उसको कहते हैं कॉन्ड्रियोसोम्स। द टोटल माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस क्यों? बिकॉज इट हैज सेपरेट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियर कंट्रोल। भाई सेल का जो न्यूक्लियस है वो सारी चीज कंट्रोल करता है, लेकिन उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स सब प्रेजेंट है, एंजाइम सब प्रेजेंट है कि वो अपने आप में ही क्या बना सकता है, प्रोटीन को बना सकता है, राइट। और ये जनरली दो अलग अलग मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, एक है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? दोनों स्ट्रक्चर के बारे में हम बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से बनता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन। देखिए ये एक स्ट्रक्चर है। सो अगर आउटर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इट्स फॉर्म्स टू कंटिन्यूअस द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्गेनल। स्पेसिफिक बाउंड्री है आउटर, मतलब बाहर की जो है मेम्ब्रेन है ये। इट बियर्स मेनी नॉन स्टॉक पार्टिकल्स, जिसको हम सब यूनिट ऑफ पार्सन कहते हैं। काफी सारी चीजें प्रेजेंट है यहाँ पर, सब यूनिट ऑफ पार्सन कहते हैं। दे आर जनरली नॉन स्टॉक पार्टिकल्स। आउटर मेम्ब्रेन also contains carrier protein that is similar to the bacterial porins, that is protein found in the gram negative bacteria. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो प्रोटीन्स मिलते हैं जिसको हम बैक्टीरियल पोरिन्स कहते हैं, उसके बिल्कुल मुकाबले सिमिलर से हैं प्रोटीन्स। बैक्टीरियल जो पोरिन्स है उसके बिल्कुल सामने हम कहेंगे कैरियर प्रोटीन मुकाबले आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सी ये स्ट्रक्चर है पूरा, आपको आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन भी दिख रही है, राइबोसोम्स मिलेंगे, ट्यूबुल्स फॉर्म मिलेंगे, डीएनए भी उसका प्रेजेंट है, मैट्रिक्स, इंक्लूजन बॉडीज एंड ऑल। तो ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस के कंट्रोल के बिना, आपने ये चीज सुनी होगी कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया एक जमाने में एक अलग ही ऑर्गेनल था, एक बड़े से सेल में इसको इंगल्फ कर लिया और ये उसका पार्ट बन गया, तो इसके पास इसीलिए डीएनए है, राइट, ऐसा कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द ल्यूमन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। देखिए ये जो आपको फोल्ड दिख रहा है ना, यहाँ आपको जो फोल्ड दिख रहा है कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की साइड फोल्ड होती है, जिससे सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है।
इनर मेम्ब्रेन हैज लेस फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एज कंपेयर टू द आउटर। बाहर के मुकाबले अगर आप देखें तो इनर मेम्ब्रेन के पास मतलब आउटर मेम्ब्रेन के मुकाबले इसके पास फॉस्फोलिपिड्स और क्लोरोप्लास्ट जो है कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी एंजाइम्स आर फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन दैट आर इन्वॉल्वड इन एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस, इसलिए वहां पर हाई अमाउंट में एनर्जी बनती है, जो अभी मैंने आपको बताया। क्रिस्टे जो है, अगर उस पार्ट की हम बात करें तो इट कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन। फॉस्फोराइलेशन के लिए जो अलग अलग कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है वो क्रिस्टे के पास प्रेजेंट है। एंड द एंजाइम सिस्टम एसोसिएटेड विद द क्रिस्टे इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेस एंड साइटोक्रोम्स। अब जो सिस्टे हैं, क्रिस्टे है, उसके पास जो एंजाइम सिस्टम है राइट प्रोसेस करने के लिए, तो उसमें एंजाइम की जो ग्रुप है अगर उसकी बात करें तो दो मेजर ग्रुप है, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम और साइटोक्रोम्स। ये दो एंजाइम मेजरली आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजोन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सो द इनर मेम्ब्रेन बियर्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजोन्स और यू कैन से F0 F1 पार्टिकल्स। क्या? F0 F1 पार्टिकल्स फेसिंग द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को फेस करते हैं। जनरली ये एटीपी सिंथेसिस जो है उसी में होता है। एटीपी सिंथेसिस अकर्स इन द हेड रीजन ऑफ द ऑक्सीजोम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एटीपीएस एंजाइम। एटीपीएस एंजाइम जो है F0 और F1 का पार्टिकल है। थोड़ा यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ आपको जो ये दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हुई है इन्वेजिलेशन से, तो अगर आप वहां पर थोड़ी सी नजर अपनी दौड़ाएंगे तो आपको काफी सारे ये देखिए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजनेस कहते हैं, जहां पर एटीपी सिंथेस एंजाइम बैठ के अपना काम करता है। देखिए इनर मेम्ब्रेन यहाँ से ये अंदर की साइड थोड़ी फोल्ड हो रही है। फोल्ड होने की वजह से यहाँ पर सरफेस एरिया उसको क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा ऑक्सीजोन्स वहां प्रेजेंट है, और ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहां फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। राइट नाउ द इनर मेम्ब्रेन डिवाइड्स माइटोकॉन्ड्रिया इनटू टू चेंबर। दो चेंबर बने भाई। इनर मेम्ब्रेन ने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और दूसरा है इनर चेंबर। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस यानी कि द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। भाई बाहर की मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, विच इज फिल्ड बाय द फ्लूइड। एक स्पेसिफिक टाइप के फ्लूइड से वो भरा हुआ रहता है। क्लियर? सेकेंड इनर चेंबर, दैट इज द इनर इनसाइड की जो बात कर रहे हैं, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली डेंस मटेरियल प्रेजेंट होता है एक मैट्रिक्स का, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। Inner chamber. It contains DNA, that comes RNA, ribosomes, but ribosome यहाँ पर 70S टाइप के है। S मतलब स्वेटबर्ग यूनिट। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, मैंने पढ़ा था, 70S, 80S। 80S कहाँ प्रेजेंट होता है? 80S प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, जबकि 70S होता है प्रोकैरियोटिक में। देखिए तो यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक सेल है क्योंकि इसके पास 70S राइबोसोम। हम ऐसा कह सकते हैं। मैंने अभी बताया ना, अपनी स्टोरी सुनी होगी कि भाई एक जमाने में प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल सेल था जिसको एक बड़े से सेल ने एंगल्फ कर लिया और उसके बाद ये उसी का पार्ट हो गया, इसलिए इसके पास 70S टाइप का राइबोसोम है। नाउ सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया जो है, कहीं कहीं आपको सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया नंबर की बात करो प्रेजेंट देखने को मिलेगी, तो कहीं आपको कुछ सेल में उसके नंबर 2 से ज्यादा भी देखने को मिलेंगे। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट है वो कुछ ऑर्गेनिज्म सेल के नाम यहाँ लिखे, क्लोरेला फुस्का, एक आपकी ग्रीन आल्गी है। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन क्लोरेला फुस्का, माइक्रोस्टेरियास दैट इज आल्गी, नेक्स्ट ट्रिपैनोसोमा एंड लास्ट माइक्रोसोमानस दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटोजोआ। जैसे एग्जांपल है जहां पर आपको सिंगल एक इंडिविजुअल माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारे दूसरे नंबर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के वेरी करते हैं, दैट इज फ्रॉम 50 टू 50,000। एक सेल में 50 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकती है बच्चों, और 50,000 भी हो सकती है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द सेल। इवन इन सम प्रोटोजोआन्स द नंबर इज आल्सो रीचिंग 5 lakhs। कुछ ऐसे प्रोटोजोआन हैं जहां पे नंबर 5 लाख के करीब पहुंच रहा है एक सेल में
5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब डिपेंड करता है सेल को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट। ऑलमोस्ट पावर हाउस है ना ये। लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इट इज इन राना पाइपनिसा। कहाँ पर है? राना पाइपन्स 20 to 40 माइक्रोमीटर की है। साइज लिखिएगा, largest mitochondria are found in Rana pipens 20 to 40 micrometer and the smallest mitochondria are found in yeast that is less than 1 micrometer। साइज भी लिखिए और ऑर्गेनल का ऑर्गेनिज्म का नाम लिखिए जो यहाँ इटालिक फॉर्म्स में दिया है ना, इटालिक में राना पाइपनिस, राना जीनस से पाइपनिस स्पीसीज। आपको साइंटिफिक रूल फॉलो करना है, राना और पाइपनिस के अंदर सेपरेटली अंडरलाइन करना है। राना जीनस है इसलिए उसका आर कैपिटल होगा, पाइपन्स स्पीसीज है इसलिए उसका पी स्मॉल आएगा फर्स्ट। इसका साइंटिफिक नाम होता है सेकेरोमाइसिस सेरेविसिया। ईस्ट जो है उसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसिया। कैसे लिखेंगे उसको? चलिए मैं यहां लिख के देता हूं। आपने जनरली इसके बारे में काफी सुना होगा, ईस्ट वगैरह के बारे में। जनरली हम कॉमन जो वर्ड यूज करते हैं वो ईस्ट यूज करते हैं, YEST सिंगल सेल्यूलर है। लेकिन अगर उसके बारे में बात करें तो साइंटिफिक नेम है सेकेरोमाइसिस। सेपरेटली अंडरलाइन करिएगा, सेरेविसिया। दोनों के नीचे सेपरेटली आप लोग क्या करनी है बच्चों? अंडरलाइन करनी है। और दूसरी चीज ये भी अंडरलाइन। दोनों के नीचे आप सेपरेट अंडरलाइन करिए और साइंटिफिक रूल का ध्यान रखिए। जीनस सेकेरोमाइसिस एस जो है कैपिटल आएगा पहला लेटर, और सेरेविसिया स्पीसीज है तो उसका पहला लेटर स्मॉल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बॉडी द लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन दी पेनक्रियाटिक सेल। याद रखिएगा, पेनक्रियाटिक सेल के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, और उसकी साइज है 10 माइक्रोन। क्या साइज है? 10 माइक्रोन। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल आर कलेक्टिवली नोन एज कॉन्ड्रियोम। एक सेल के सारे माइटोकॉन्ड्रिया को अगर मैं इकट्ठा कर लूं तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोम कहते हैं। क्लियर है? फंक्शन की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर रेफर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल एज दे आर प्रोड्यूसिंग 95% ऑफ द एटीपी। पूरा नाम एटीपी का है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कितना बनाता है? सेल का 95% बनाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पावर हाउस। This energy is produced during the breakdown of the food molecules, which involves in the glycolysis, oxidative decarboxylation, oxidative phosphorylation, जिसमें Krebs cycles और respiratory chain इंक्लूड होते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको इंडिविजुअली। तो यहाँ आपको ये समझ में आया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के हेल्प से ब्रेकडाउन होता है, फिर लिंक रिएक्शन होता है एसिटाइल कोएंजाइम में बनने के लिए, उसके बाद वो डीकार्बोक्सिलेशन में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि क्रेब्स साइकिल में जाता है, देन रेस्पिरेटरी चेन और करीबन 36 या 38 के आसपास एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आर द ओनली मेजर साइट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन इन दिस सेल। सी, माइटोकॉन्ड्रिया एक ओनली ऐसी मेजर साइट है जहां पर ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है। हेंस यूकैरियोटिक सेल्स दैट डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट यूज ऑक्सीजन। यूकैरियोटिक के ऐसा कुछ सेल है जैसे कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है तो वो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होती तो ट्रांसपोर्ट करने की बजाय यूटिलाइज कर लेते। समझ में आ रहा? नेक्स्ट फंक्शन क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। सेमी ऑटोनोमस है ना, सो दे आर कैपेबल ऑफ सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स। उसको भाई कोई प्रोटीन चाहिए तो न्यूक्लियस की मशीनरी यूज किए बिना वो अपनी मशीनरी यूज करेगा, राइबोसोम्स, एंजाइम्स एंड डीएनए, और वो उस स्पेसिफिक प्रोटीन को बना लेगा। आगे बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स
a large number of intermediates for the synthesis of different biomolecules. बहुत सारे ऐसे बायोमोलिक्यूल्स बनाने हैं सेल को, उसका इंटरमीडिएट जो है वो क्या बना, कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगी, राइट। कुछ बायोमोलिक्यूल्स के यहाँ पर लिस्ट दिए, जैसे साइटोक्रोम्स, क्लोरोफिल्स, अल्कलॉइड्स, स्टीरोइड्स एक्सेट्रा। तो इनको बनाने के लिए जो स्पेसिफिकली हमें डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स चाहिए, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। सो फर्दर सिंथेसिस ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। काफी सारे ऐसे अमाइनो एसिड है, उसका सिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्लियर है, ये फंक्शन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया गया, राइट। तो यहाँ पर हमने सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया भी कंप्लीट किया, और उसके साथ ही हमने यहाँ पर ये जो हमारा यूनिट है, चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 सेल द बेसिक लाइफ, और आई कैन से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और द यूनिट ऑफ लाइफ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, राइट। इस क्लास में यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। अगली क्लास जो हमारी होगी, उस अगली नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे,